नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। इस बार बिहार चुनाव की शुरुआत वोटर लिस्ट पर विवाद पैदा करके हुई, लेकिन अब पहले दौर के प्रचार के अंत तक आते आते बिहार में कट्टा और कट्टरपंथी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी ने आज कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी को कट्टा और कट्टरपंथी पसंद है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे क्या है कि कट्टे का पूरा सच और क्या है कट्टरपंथी का मुद्दा। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में डेमोग्राफी चेंज अब कितना बड़ा मुद्दा बन चुकी है और क्या उसके पीछे सबसे बड़ी वजह घुसपैठ है। आज हम आपको वो आंकड़े दिखाएंगे जिसके बाद आपकी आंखों के सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। साथ ही आज हम आपको बताएंगे पीएम मोदी के उस बयान का पूरा सच जिसमें उन्होंने कहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को जबरन सीएम फेस घोषित करवाया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे तेजस्वी को सीएम फेस चुने जाने की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। 6 नवंबर को जिन इलाकों में वोट डाले जाएंगे उनमें कोसी और सीमांचल का इलाका भी शामिल है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहरसा और कटिहार पहुंचे और विशाल जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ कुशासन, करप्शन और जंगल राज ही दे सकता है, जबकि एनडीए बिहार को विकसित बनाने, युवाओं को रोजगार देने और सुशासन का मॉडल स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 टूक कहा यह बात उन्होंने कि महागठबंधन को कट्टा और कट्टरपंथी ही पसंद है। इसलिए वो ना सिर्फ घुसपैठियों के बचाव में उतर आते हैं, बल्कि कट्टरपंथियों के दबाव में संसद से पारित वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की भी बात कर रहे हैं। कटिहार की रैली में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश के संसाधनों पर सिर्फ देश के नागरिकों का हक है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस वोट बैंक के लालच में घुसपैठियों का बचाव करने से भी नहीं चूकते। उन्होंने कहा कि बिहार का भविष्य प्रदेश की जनता तय करेगी, ना कि घुसपैठिए। आप भी सुनिए सीमांचल की धरती पर पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी यही पसंद है। जब भी भाजपा एनडीए घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं, ये तुरंत घुसपैठियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं। साथियों, कट्टरपंथियों के दबाव में इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कठोर कानून का विरोध किया था और कट्टरपंथियों का एजेंडा पूरा करने के लिए ये नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये दोनों ही कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। सीमांचल का ये इलाका हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रहरी रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो या कटिहार, हर जगह ये कोशिश हुई कि यहां की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। ये लोग वोट पाने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पीएम ने आज सीमांचल में चुनाव प्रचार किया।
सीमांचल और उसके आसपास का इलाका महागठबंधन के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या काफी ज्यादा है, जो महागठबंधन का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन अब 11 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ऐसी ज्यादातर सीटों पर AIMIM और जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। यानी प्रशांत किशोर और ओवैसी तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। आइए बिहार में मुस्लिम वोट बैंक के गणित को एक ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में 11 मुस्लिम बहुल सीटें कौन सी हैं। ये सीटें हैं अररिया, जोकीहाट, अमौर, बहादुरगंज, बायसी, कसबा, कदवा, कोचाधामन, बलरामपुर, ठाकुरगंज और किशनगंज। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 में इन 11 मुस्लिम सीटों में से महागठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं AIMIM के ने 5 सीटें जीती थी, जबकि NDA को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार NDA को लाभ मिल सकता है, क्योंकि इन मुस्लिम बहुल सीटों में से 10 जगह पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है। वहीं ओवैसी की पार्टी MIM ने पिछली बार की तरह इस बार भी सभी 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। यानी प्रशांत किशोर और ओवैसी की वजह से महागठबंधन के लिए पिछली बार की तरह 6 सीटें जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अगर पूरे बिहार की हम बात करें तो महागठबंधन की तरफ से इस बार 31 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं। वहीं NDA ने 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन इसमें से एक भी सीट पर बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। और बिहार के 7 जिलों की 53 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की संख्या 20 से 70% के आसपास है। NDA ने यहां पर पिछले साल 2020 में 36 सीटें जीती थी। यानी ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं या मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं वहां पर सिर्फ महागठबंधन जीता है, वहां पर पोलराइजेशन होता है तो NDA को भी लाभ मिलता है। NDA ने 36 सीटें जीती थी, महागठबंधन को 12 सीटें मिली थी और AIMIM ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल मिली थी। तो यह है मुस्लिम वोट बैंक का बिहार में गणित। और बिहार में जब भी मुस्लिम वोट बैंक या फिर घुसपैठ की चर्चा होती है तो इसके केंद्र में होता है सीमांचल का इलाका। यही वजह है कि PM ने सीमांचल में चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। दरअसल यहां बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और यह माना जाता है कि इसके पीछे घुसपैठ जो है एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अब हम आपको जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों के जरिए जो बताने वाले हैं उससे पूरा सच आपके सामने बाहर आ जाएगा। इसके लिए हमने 1991 और 2011 की जनगणना के आंकड़े सामने रखे हैं। ध्यान से देखिए, अररिया जिले में 1991 में मुस्लिम आबादी 38% थी, जो 2011 में बढ़कर 43% हो गई। यानी 20 साल में मुस्लिम आबादी में पूरे 5% की बढ़ोतरी हुई। अब ध्यान से देखिए कटिहार को। कटिहार में 1991 में यहां मुस्लिम आबादी 41% थी, जो 2011 में हो गई 44.5%। यानी 20 साल में यहां 3.5%, 3.5% का उछाल आया। अब चलिए पूर्णिया में 2011 में जो आबादी थी मुस्लिम की वो 36.5% थी और 2011 में यहां मुस्लिम जनसंख्या हो गई 38.5%। तो करीब करीब इसमें आया 2% का उछाल। अब बात किशनगंज की, यहां 1991 में मुस्लिम आबादी थी 66% और 2011 में हो गई 68%। यानी 20 साल में यहां मुस्लिम जनसंख्या पूरे 2% तक बढ़ गई। अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्या गलत है, क्योंकि मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन आप यहीं पर गलत साबित हो जाते हैं। अब इस ग्राफिक्स को बहुत ध्यान से देखिए। जो नया ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं उसको देख के आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि 1991 से 2011 के बीच भारत में, बिहार में और अकेले सीमांचल में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी में क्या अंतर है। आप खुद देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। 1991 में पूरे भारत में मुस्लिम आबादी 12.6% थी, जो 2011 की जनगणना में 14.2% हो गई। यानी पूरे भारत में 1.6% मुस्लिम आबादी 20 साल में बढ़ी। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 1991 में मुस्लिम आबादी थी 14.8%, जो 2023 में जातिगत जनगणना जब बिहार में हुई तो इसमें मुस्लिम आबादी निकली 17.7%। ध्यान रहे, बिहार सरकार ने 2023 में जातिगत जनगणना करवाई थी, इसलिए उसका आंकड़ा है। यानी 32 साल में बिहार में मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी? पूरे बिहार में 2.9%। अब बहुत ध्यान से
सीमांचल का आंकड़ा देखिए। 1991 में सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में कुल मुस्लिम आबादी 38.2% थी, जो 2011 में हो गई 42.7%। यानी 20 साल में इसमें बढ़ोतरी हुई 4.5% की, 4.5% की। और ये अंतर आप देख सकते हैं कि भारत में 1.6% आबादी बढ़ी मुसलमानों की, बिहार में 2.9 बढ़ी, लेकिन सीमांचल में इन्हीं 20 सालों में आबादी बढ़ गई 4.5%। तो ये कहीं ना कहीं शक की तरफ इशारा करता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी की रैली में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को यहां वोट देने और बिहार का मुख्यमंत्री चुनने का कोई अधिकार नहीं है। ये राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। ये रीगा हमारा सीमांचल का प्रदेश है, नेपाल से सटा हुआ है। मुझे बताओ रीगा वालों, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का अनाज में बंटवारा कराता है, युवाओं की रोजगारी छीनता है, और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एनडीए की सरकार बिहार में लोगों के वोट को खत्म करने में लगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार की सोनबरसा और समस्तीपुर में चुनावी सभा करने पहुंची थी। उन्होंने फिर से कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया और दावा किया कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए हैं और इसका मतलब यह है कि इन लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। आप भी सुनिए प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। भाजपा की सरकार है और जो एनडीए की सरकार यहां बिहार में चल रही है वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं। आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। जिस दिन आपका वोट कट जाता है उसका मतलब है कि आपकी नागरिकता रद्द कर की जा रही है। उसका मतलब है कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं सब कुछ ये बाद में आपसे कट जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इस बीच पीएम मोदी के एक बयान को लेकर बिहार की राजनीति इतनी गर्मा गई है कि अब आरजेडी और कांग्रेस दोनों को सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल पीएम ने एक चुनावी सभा में महागठबंधन के अंदर की खींचतान को उजागर करते हुए कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने सीएम पद पर तेजस्वी के नाम को घोषणा करवा ली। यानी पीएम का यह कहना था कि आरजेडी ने जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवारी के लिए तेजस्वी को समर्थन देने की घोषणा कराई थी। आइए पहले सुनते हैं पीएम का बयान, फिर आपको बताएंगे इस पर आरजेडी और कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली। पीएम मोदी के इस बयान पर लगता है कि लालू यादव का पूरा परिवार नाराज हो गया है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती दोनों ने पीएम के इस बयान को गलत बताया है। आप भी सुनिए दोनों ने क्या कहा।
हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऐसे शब्दों से क्यों प्यार है। गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो पट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तंभ नहीं देखा भाषा का। बिहार का दुर्भाग्य ही है ना, और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है कि एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। अब आप कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को सुनिए, वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया था। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है, फिर हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी को सीएम घोषित करने के पीछे क्या थी असली इनसाइड स्टोरी। प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतने के कुछ बोल सकते हैं, कौन से कटर लगा देते भाई, कटर किस में लगाएंगे? तब आप इसका मतलब कटर लगा दिया और आप चुप रहे, फिर आप कानून का राज कहाँ गया? फिर अगर कानून का राज है बिहार में तो वो कटर लगा सकता है क्या? तो आइए अब आपको बताते हैं कि पीएम ने ऐसा क्यों कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर रखकर तेजस्वी के नाम की घोषणा करवाई है। आइए अब आपको अंदर की कहानी बताते हैं। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि शुरुआत से ही महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर पेंच फंसा हुआ था। यहां तक कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने सीएम फेस पर सवाल पूछने के बाद भी तेजस्वी का नाम नहीं लिया था। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि 23 अक्टूबर को अचानक तेजस्वी के नाम का ऐलान हो गया? तो इसके पीछे है तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी। अब आगे सुनिए। महागठबंधन के बाकी दल तेजस्वी के नाम पर बहुत पहले से ही सहमत थे, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर तेवर दिखा रही थी और उनके नाम को बार बार अटका रही थी। लेकिन इसके बाद राजनीति के पुराने चावल लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा प्लान बनाया कि कांग्रेस ने सीधे सरेंडर कर दिया। लालू के प्लान के मुताबिक आरजेडी ने बिना कांग्रेस से सलाह लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लालू और तेजस्वी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इनमें से 5 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रखा था। ये सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें यानी मजबूत सीटें थी। इतना ही नहीं, आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट कुटुंबा से भी अपने उम्मीदवार का नाम चला दिया। इस तरह कहलगांव सीट, जहां से कांग्रेस के सदानंद सिंह 9 बार विधायक चुने गए थे, उस पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। जिसके बाद कांग्रेस सीधे बैकफुट पर आई और लालू के सामने उसने गुहार लगाई। लेकिन लालू जी टस से मस नहीं हुए और हार कर कांग्रेस आला कमान को अपने सबसे विश्वास पात्र और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को पटना भेजना पड़ा, जिनकी बात आपने अभी सुनी। और इस तरह कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया और तेजस्वी के नाम पर आखिरी मुहर लग गई। तो इस बीच बिहार चुनाव में बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे की भी एंट्री हो गई है। दरभंगा की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने इंडी ब्लॉक को 3 बंदरों की जोड़ी भी बता दिया। आप भी सुनिए उनका यह बयान। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। तो अब इस 3 बंदर वाले बयान पर भी राजनीति गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं रघुनाथपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में
सीएम योगी पर तंज कसा, जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर किसने कसा तंज। के घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। MDH सुपर हीट, जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो बिहार की राजनीति में हर रंग देखने को मिल रहा है। चुनावी माहौल में जनता से जुड़ने की कोशिश में यूं तो हर नेता कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन बिहार के बेगूसराय में कल राहुल गांधी जिस तरह मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए, उनकी इस कोशिश को राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा गया और अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वीआईपी नेता मुकेश सहनी का कहना है कि राहुल गांधी मछुआरा समाज का कष्ट देखने के लिए तालाब में उतरे थे और इस पर कटाक्ष करना निषाद समाज का अपमान है। वहीं जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिंदगी भर मछली ही पकड़ते रह जाएंगे। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी कहे कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी कहे। इस पे अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, अब देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। जलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहाँ आ गए। तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर तंज कसा है। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। जनता तय करेगी तब ना कोई ओत लेगा। जनता को तय करने दिए, जनता मालिक है। वो लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता। और मोदी जी का जनता का प्यार समझिए। अब राहुल गांधी परिवार को भी कभी जिलेबी छांकना पड़ता है और कभी मछली पकड़ना पड़ता है। अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं।
तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।